गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अजय है। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 8 का चैप्टर, हिस्ट्री का चैप्टर, वीवर्स, आयरन स्मेल्टर एंड फैक्ट्री ओनर्स। हम इसके सिर्फ टेक्स्ट बुक के NCERTs के एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए सीधे चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। व्हाट काइंड्स ऑफ क्लोथ हैड अ लार्ज मार्केट इन यूरोप? यूरोप है वहाँ पे लार्ज मार्केट किन कपड़ों की थी? मतलब कि कौन से कपड़े जो थे जो यूरोप की मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकते थे? तो इसका आंसर है कॉटन एंड सिल्क हैड अ लार्ज मार्केट इन यूरोप। जो कॉटन और सिल्क था उसकी मार्केट यूरोप में बहुत ज़्यादा थी। डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स वर सोल्ड इन यूरोपियन मार्केट्स। बहुत सारे किस्म के इंडियन टेक्सटाइल, इंडियन उत्पादों के मतलब कि कपड़े जो थे उनके, वो लोग बहुत ज़्यादा डिमांड में थे, यहाँ बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे बिकते थे यूरोपियन मार्केट्स में। तो उनमें से थे कुछ चिंट्स, कॉजेस और खासा, बंडाना, जमदानी। तो चिंट जो है वो एक चमकीला सूती कपड़ा होता है जिससे ज़्यादातर पर्दे या फिर पर्दे बनाए जाते हैं इससे। तो ये प्रिंटेड भी होता है, फूलों से प्रिंटेड हो या कुछ भी प्रिंट हो इस पर, मतलब एक टाइप का चमकीली सूती कपड़ा है ये। और जो कोसा है और खासा है ये भी एक प्रिंटेड क्लॉथ ही है, बट ये कॉटन क्लॉथ है। ठीक है जी। तो इसी के साथ जो हमारे बंडाना है, बंडाना जो होते हैं वो एक टाइप के स्कार्फ होते हैं जो कि गर्दन पे या फिर सिर पे बांधने के काम आते हैं। और ये छोटे भी होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं भारतीय भाषा में कि लाइक इसे हम चुन्नी टाइप भी कह सकते हैं। स्कार्फ, छोटे से स्कार्फ या बड़े स्कार्फ, ज़्यादातर चुन्नियाँ भी कह सकते हैं मैंने। तो इसी के साथ आता है हमारा जामदानी। तो जो जामदानी है वो एक महीन मलमल है। ठीक है जी, वो एक महीन मलमल है। जामदानी जो है एक महीन मलमल है, वो एक फाइन मसलिन है। तो इंडियन प्रिंटेड कॉटन क्लोथ्स, कॉटन टेक्सटाइल्स वर ऑल्सो फेमस इन इंग्लैंड फॉर द एक्वासाइड फ्लोरल डिज़ाइंस, फाइन टेक्सचर एंड इनएक्सपेंसिवनेस। ये एक्सपेंसिव नहीं थे, काफ़ी अच्छा इन पे कारीगरी होती थी, काफ़ी अच्छा टेक्सचर देते थे ये लोग। मतलब यहाँ का कपड़ा जो था इंडिया का, जो कि यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा बिक्री होता था या बहुत ज़्यादा सोल्ड होता था, उनकी मार्केट में फ्लो, एक दबदबा बना हुआ था इन कपड़ों का, इन वेराइटीज़ ऑफ टेक्सटाइल्स का। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ जमदानी? तो जैसे हमने पहले ही पढ़ लिया कि ये जो फोर्थ है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो फोर्थ टाइप ऑफ, मतलब फोर्थ वैरायटी थी जो जमदानी थी। तो जमदानी तो एक टाइप का महीन मलमल है जिस पर करगे पर सजावट की जाती है, और ज़्यादातर ये ग्रे या फिर सफ़ेद रंग के होते हैं। तो जमदानी इज़ अ फाइन मसलिन ऑन विच डेकोरेटिव मोटिव्स आर वूवन ऑन द लूम, टिपिकली इन ग्रे एंड वाइट। तो इसी के साथ जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर्स थे यहाँ के, वो थे ढाका जो कि बंगाल में है, और लखनऊ जो कि उस टाइम की यूनाइटेड प्रोविंस थी ब्रिटिशर्स के टाइम की। तो ये जो थे ये इसके इम्पॉर्टेंट सेंटर्स थे जहाँ पे जमदानी की पैदावार, मतलब इनके फाइन क्लॉथ्स तैयार किए जाते थे। और ये ज़्यादातर मिक्सचर किस चीज़ का होता था? ये कॉटन और गोल्ड थ्रेड का मिक्सचर होता था, जिससे इसको, इस क्लॉथ को एक अच्छी सी फ्रेम मिलता था, या एक अच्छा सा पिक्चर मिलता था, या एक अच्छा सा टेक्सचर मिलता था। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ बंडाना? ये भी एक टाइप है, ये भी एक वैरायटी है क्लॉथ की जिसका दबदबा यूरोपियन मार्केट में था। तो बंडाना आर एनी ब्राइटली कलर्ड एंड प्रिंटेड स्कार्फ फॉर द नेक एंड हेड। जैसे हमने बताया आपको कि बंडाना जो थे वो स्कार्फ थे जो कि ज़्यादातर हम गर्दन पे या फिर मतलब अपने गर्दन को कवर करने के लिए, या फिर अपने सिर को कवर करने के लिए, माथे को कवर करने के लिए यूज़ करते थे। तो ओरिजिनली जो वर्ड है ये बांधना है, हिंदी में अगर हम कहें तो बांधना। एंड रेफर टू अ वैरायटी ऑफ ब्राइटली कलर्ड क्लॉथ प्रोड्यूस्ड थ्रू अ मेथड ऑफ टाइंग एंड डाइंग। इन्हें बुना जाता था, इन्हें रंग दिया जाता था। डाइंग का मतलब रंग देना।
मतलब इन्हें उबलते पानी में डालकर इन्हें एक नया रंग दिया जाता था। तो बंडाना गर्दन या फिर सिर के लिए चमकीले रंग का कपड़ा था। तो जो ये बांद्रा शब्द है इसे हिंदी में से लिया गया है। बांधना टिपिकली ये हिंदी, पटाइंग मतलब इसको बांधते थे, एक धागे को बांधा जाता था, एक रेशे को बांधा जाता था ताकि ये एक स्कार्फ बना सकें। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हु आर द अगेरिया? अ ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन फॉर्मिंग अ कम्युनिटी ऑफ आयरन स्मेल्टर्स। तो जो अगेरियाज थे वो थे इंडियन कम्युनिटी। तो अगेरिया जो है वो एक इंडियन कम्युनिटी है ऑफ आयरन स्मेल्टर्स, जो कि लोहा का तोल वजन वगैरह वगैरह करते थे। तो अगेरीज जो हैं वो क्या हैं? ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन कैरिंग बास्केट लॉर्ड्स ऑफ आयरन आर नोन एज अगेरीज। मतलब पुरुषों और महिलाओं के समूह में लोहे को, मतलब लोहे का भार वजन करने के लिए उनको अगेरीज कहा जाता था। तो इसी के साथ फिलिंग द ब्लैंक्स। द वर्ड चिंट्स कम फ्रॉम द वर्ड। जो चिंट वर्ड है वो आया है हमारा वर्ड चिंट से, CHINT। तो चिंट का मतलब आपको पता है, चिंट्स का मतलब क्या है? एक सूती कपड़ा। वो एक सूती कपड़ा है, मतलब चमकीला सूती कपड़ा है जिससे पर्दे वगैरह की बुनाई की जाती है, मतलब पर्दे बनाए जाते हैं। तो इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। तो अगला प्रश्न हमें कहता है, टीपू स्वॉर्ड वॉज मेड ऑफ डैश स्टील। तो टीपू जो थे, टीपू सुल्तान, जिनको हम टीपू साहब भी कहते हैं, टाइगर ऑफ मैसूर भी कहते हैं, जो कि मैसूर के राजा थे, जो कि साउथ इंडिया में थे, मतलब सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मैसूर है, वहाँ के वो राजा थे। और वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो रॉकेट आर्टिलरी में बहुत ज़्यादा निपुण थे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे उनमें, उनका कमांड बहुत अच्छा था उसमें। तो जो टीपू की तलवार थी वो बनी थी वुड्स स्टील से, WOOTZ, वुड्स स्टील। तो वुड स्टील जो है उसका मैन्युफैक्चर भी साउदर्न इंडिया में हुआ है, सदर्न इंडिया में, वहीं पे उसका निर्माण किया गया था। तो इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स डिक्लाइंड इन द डैश सेंचुरी। जो इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट था उसमें गिरावट क्यों आई और कब आई और कौन सी शताब्दी में आई, हम इतना नहीं डिस्कस करेंगे, बस ये बताना चाहते हैं आपको कि ये 19वीं शताब्दी, लाइक 19th सेंचुरी, इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स डिक्लाइंड इन द 19th सेंचुरी। तो ज़्यादा से ज़्यादा बात करते हैं तो हम आपको ये बता दें कि जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन, वैसे ये जो डिक्लाइन था ये हुआ कैसे? ये हुआ ऐसे कि लाइक ब्रिटेन ने सूती वस्त्रों पर ना एक शुल्क लगा दिया था, टैक्स इम्पोज कर दिया था। तो इसकी वजह से बाज़ार में गिरावट आ गई, और साथ में जो भारत से ब्रिटिश माल का निर्यात बढ़ गया, और मैनचेस्टर वाला माल जो था, जो मैनचेस्टर सिटी है, वहाँ से माल भारतीय बाज़ारों में पानी की तरह बहने लगा, मतलब ज़्यादा उसकी सेल होने लगी। बाकी जो कि बाहर से कपड़ा बुनाई करके जो यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे, फिर वहाँ से बाहर फैक्ट्रीज जो थी यूरोप में, ब्रिटेन में, ब्रिटिश नेशन में, तो वो लोग वहाँ से इसको एक फाइन करके वापस इंडिया में आके रीसेल कर देते थे। और साथ में ही जैसे कि हम जानते हैं मशीन से बुनाई जो होती है वो जल्दी होती है और सरल होती है, मतलब कि टाइम कंज्यूमिंग है कि वो टाइम कम लेता है, और साथ में जो वीवर्स थे वो ज़्यादा टाइम लेते थे। तो इसकी वजह से जो था कि जल्दी जल्दी कपड़ा लेना हो तो जल्दी जल्दी मिल जाता था उनको। यहाँ तक कि भारत से ब्रिटेन के लिए कच्चे कपास का निर्यात में कपास की कीमतें बढ़ गई थी, जो कॉटन था, रॉ कॉटन था, उसकी कीमतें बढ़ गई थी। और 1850 तक अधिकतर बुनाई वाले क्षेत्रों में गिरावट, घटाता या फिर तबाही हो गया। तो इस वजह से इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो था 19वीं शताब्दी में डिक्लाइन होने लगा, यानी एक टाइप का ख़त्म ही हो गया, गिरावट होगी उसमें। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा,
हाउ डू द नेम्स ऑफ डिफरेंट टेक्सटाइल्स टेल अस अबाउट देयर हिस्ट्रीज। तो ये प्रश्न हमें कह रहा है कि हमें हिस्ट्री बताइए सर कि जो डिफरेंट टेक्सटाइल्स थे, जो डिफरेंट उद्योग थे, मतलब कि जो भी कारखाने थे, उनकी हिस्ट्री क्या है भाई। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि लाइक द डिफरेंट टेक्सटाइल्स लाइक मसलिन, चेंट्स, कैल्को एंड बंडाना हैव अ हिस्ट्री टू देयर नेम्स। इन सब कपड़ों की, सूती कपड़ों की, जो भी कपड़े थे, ये लोग जो भी वैरायटीज़ थी, इन सब की एक ना एक हिस्ट्री है। तो मसलिन, द क्लॉथ वॉज नेम्ड आफ्टर द यूरोपियन ट्रेडर्स हु सॉ 5 types of cotton textiles carried by the Arab traders in मसूल। तो यूरोपियन ट्रेडर्स ने 5 टाइप के मसले, इन सबको देखा। किनसे? अरब ट्रेडर्स से। जो कि अरब ट्रेडर्स कहाँ पे थे तब? मसूल में, जो कि मसल है वो आज के टाइम का आई थिंक ईरान है, इराक है, इराक में है ये। तो इसी के ज़रिए मसलिन का नाम पड़ गया मसूल की वजह से। दे नेम्ड ऑल वुवन टेक्सटाइल्स एज मसलिन आफ्टर दैट। उसके बाद उन्होंने उस चीज़ का नाम मसलिन देना शुरू कर दिया। जो चिंट है, तो द चिंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द हिंदी वर्ड कॉल्ड चिंट, मतलब हिंदी वर्ड था चिंट, उसके नाम से चिंट्स का नाम पड़ गया था। तो हम जैसे जानते हैं कि ये एक स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ है जिस पे फ्लोरल डिज़ाइन होते हैं या टेक्सचर होते हैं। ये एक सूती कपड़ा है, चमकीला सूती कपड़ा है, इस पे टेक्सचर होते हैं, फ्लोरल डिज़ाइन होते हैं, फूलों की, मतलब उस पर टेक्सचर दिया जाता है कुछ ना कुछ, ताकि उसे पहनने लायक बनाया जाए या एक सुंदर सा उस पर टेक्सचर दिया जाए। तो इसी के साथ कैलिको। तो जो कैलिको है, कैलिको जब पोर्चुगीज़ भारत आए थे मसालों की खोज में, पोर्चुगीज़ केम टू कैलीकट फर्स्ट टाइम इन सर्च ऑफ स्पाइसेस। तो कैलीकट एक केरला में जगह है, कोस्ट है ये। तो पोर्चुगीज़ जो ट्रेडर्स थे वो लोग मसालों की खोज में भारत आए थे। तो हाउएवर द कॉटन टेक्सटाइल दे टुक बैक फ्रॉम कैलीकट टू स्पेन वाज कॉल्ड कैलिको। जो कॉटन टेक्सटाइल वो लोग यहाँ से लेके गए थे स्पेन में, कैलीकट से, उसको उन्होंने नाम दे दिया कैलिको। तो ये इसकी हिस्ट्री है, कैलिको की, चेंट्स की, मसलिन की, और साथ में बंडाना हमारा। बंडाना, द टर्म वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द हिंदी वर्ड बांधना। इट इज़ अ स्कार्फ विद प्रिंट्स, इट इज़ मेड फॉर हेड एंड नेक। तो जो मसलिन था, मसलिन का नाम पड़ा था जब यूरोपियन ट्रेडर्स ने अरब मर्चेंट्स को 5 टाइप के कपड़ों के साथ, 5 टाइप के सूती कपड़ों के साथ, उनके मतलब टेक्सटाइल्स के साथ देखा, जो कि मसूल में था, जो कि इराक में है, अभी आज के टाइम का इराक है वो। तो वहाँ पे देखा उन्होंने, तो उन्होंने वहीं से उसका नाम मसलिन डाल दिया। चिंट को देखा, जो चिंट एक चिंट था, सिंपल वर्ड, हिंदी वर्ड जो था, हिंदी नेम था जो उसका चिंट था, जो कि फ्लोरल डिज़ाइन था, छोटा सा कपड़ा जिस पे फ्लोरल डिज़ाइन बने हों या कुछ भी डिज़ाइन दिया गया हो, प्रिंट दिया गया हो। ऊपर से कैलिको, जब पोर्चुगीज़ कैलकत आए थे, इंडिया आए थे, जो कि केरला में है कैलिकत, तो उन्होंने मतलब कि वो आए थे सिर्फ मसालों की खोज में। तो उन्होंने यहाँ से कुछ कॉटन टेक्सटाइल्स ये वो साथ में ले गए, साथ में ले गए वो स्पेन। जब स्पेन ले गए तो वहाँ पे उन्होंने इसका नाम कैलिको डाल दिया। और बंदाना, इसको बांधना के नाम से, जो कि इंडियन वर्ड है, हिंदी वर्ड है, तो ये एक टाइप का स्कार्फ है विद प्रिंट्स, इट इज़ मेड फॉर हेड एंड नेक। इसको सिर्फ गर्दन पे बांधने के लिए या फिर सिर के ऊपर, माथे पे बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड द वूल एंड सिल्क प्रोड्यूसर्स इन इंग्लैंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स इन द अर्ली 18th सेंचुरी। तो जो इंग्लैंड में के वूल या फिर सिल्क प्रोड्यूसर थे, जो प्रोड्यूस करते थे इसको, वूल को और सिल्क को, उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था इंडियन टेक्सटाइल्स के लिए कि भाई इनका इंपोर्ट नहीं चाहिए हमको, हमें नहीं लेना इनसे कुछ भी। क्यों?
जानते हैं चलिए। द वूल एंड सिल्क प्रोड्यूसर्स इन इंग्लैंड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स इन द अर्ली 18th सेंचुरी। मतलब कि 18वीं शताब्दी शुरू होते ही, अब अभी शुरू ही हो रही है, तभी इंग्लैंड के लोगों ने, मतलब इंग्लैंड के प्रोड्यूसर्स थे जो वूल और सिल्क के, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया भाई कि हमें इंडियन टेक्सटाइल का माल हमें नहीं चाहिए, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है जी। क्यों? बिकॉज ड्यू टू द फेम ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स इन द यूरोपियन मार्केट्स, क्योंकि इंडियन मार्केट्स जो कि यूरोपियन मार्केट्स थी, वहाँ पे इंडियन टेक्सटाइल का बहुत ज़्यादा नाम था। क्यों? क्योंकि उनके डिज़ाइन और उनके प्राइजेस की वजह से। दे वर अनेबल टू कम्पीट विद देम, वो उनके साथ डिफेंड नहीं कर सकते थे, कम्पीट नहीं कर सकते थे। द इंग्लिश वूल एंड सिल्क प्रोड्यूसर्स वांटेड अ बैन ऑन इंडियन टेक्सटाइल्स सो दैट दे कुड ग्रो इन इंग्लैंड। वो एक टाइप का बैन ही लगा देना चाहते थे, प्रतिबंध लगा देना चाहते थे कि इंडियन टेक्सटाइल जो है, इंडिया का जो वूल है और सिल्क है, वो हमारे इंग्लैंड में, मतलब हमारे इंग्लिश राष्ट्र में ना आए जी। क्यों? ताकि हम भी अपना उगा सकें और हमारा ही बिके। सो फॉलोइंग दिस द स्पिनिंग जेनी वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन द यूरोपियन मार्केट्स। तो जैसे चरखे, स्पिनिंग करने वाले स्पिनिंग मशीन जो थी, जो कि एक धागे को उसका आकार देती थी और उसको एक जैसे हम कहते हैं उसे एक डोरी बना के रख देते थे, तो वो होता था इसका। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स इन इंडिया। तो ब्रिटेन के कॉटन इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट से इंडिया के जो टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स थे उनको क्या इफेक्ट पड़ा। देयर आर सेवरल रीजन फॉर टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स इन इंडिया दैट चैलेंजेस, सेवरल चैलेंजेस जो थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे। उनमें से कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं कि दे हैड टू कम्पीट विद इंग्लिश कॉटन इंडस्ट्री बोथ इन इंग्लैंड एंड इन इंडिया। तो जाहिर सी बात है, इंग्लैंड में जो था, इंडिया का जो टेक्सटाइल था वो की तो फेम था, उसका तो कब्जा था पहले का ही, कि इंग्लैंड वाले मतलब कि ब्रिटिशर्स यहाँ से ले जाते थे और वहाँ जाके बनवाते थे, अपना पाइन इंग्रेडिएंट करते थे उसको। तो उसकी वजह से उन्हें इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स को ना कि सिर्फ इंडिया में कम्पीट करना पड़ा, बल्कि इंग्लैंड में भी कम्पीट करना पड़ा। तो ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्री एक्सपैंडेड विच लेड टू द श्रिंकेज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स। तो जैसे कि ब्रिटिश जो कंट्रीज़ थी, ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज़ थी, वो एक्सपैंड होती गई, वो बढ़ती गई। इसकी वजह से जो इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स थे, उनका जो प्रोडक्शन था वो धीरे धीरे घटने लगा। श्रिंकेज मतलब घटने लगा जी। तो इसी के साथ थाउजेंड्स ऑफ इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स वर आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हज़ारों लोग जो इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स थे, उन लोगों को अनएम्प्लॉयड होना पड़ा, उनकी एम्प्लॉयमेंट ही चली गई एक टाइप की, क्योंकि उनको कंपटीशन ही इतना ज़्यादा था कि और ज़्यादा उनका प्रोडक्शन में ही लग जाता था, तो रीसेल होता ही नहीं था। तो इसकी वजह से क्योंकि ब्रिटिश टुक ओवर द मार्केट विद देयर इंडस्ट्रीज, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सारी मार्केट्स अपने हाथों में ले ली थी, उनका प्रोडक्शन जो था वो ही बिकने शुरू हो गया था, क्योंकि उन्होंने बैन लगा दिया था एक तो इंडियन टेक्सटाइल के इंपोर्ट पे, ऊपर पे जो फैक्ट्रीज़ के जो कपड़े थे वो जल्दी तैयार हो जाते थे और थोड़े से मतलब टाइम कंज्यूमिंग थे। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन, वाई डिड द आयरन स्मेल्टर्स, वाई डिड द इंडियन आयरन स्मेल्टर्स इंडस्ट्री, स्मेल्टिंग इंडस्ट्री जो थी, डिक्लाइन इन द 19th सेंचुरी। जो आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री थी, जो लोहे का व्यापार करते थे, यहाँ उनको आकार देते थे, तो उनमें गिरावट, डिक्लाइन 19वीं शताब्दी में क्यों हुआ। वाई डिड द इंडियन आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री डिक्लाइंड इन द 19th सेंचुरी। तो इंडियन स्मेल्टर्स जो थे, वो लोगों को चारकोल चाहिए था, कोयला चाहिए था, और ब्रिटिशर्स ने एक लॉ बना दिया था फॉरेस्ट लॉ में, जिसमें कि कोई भी इंसान रिजर्व्ड फॉरेस्ट के अंदर नहीं जा सकता।
तो इंडियन स्मेल्टर्स कुड नॉट गेट चारकोल ड्यू टू द फॉरेस्ट लॉ इम्पोज्ड ऑन देम. चारकोल इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन द आयरन स्मेल्टिंग प्रोसेस एंड द इंडस्ट्री कुड नॉट थ्राइव विदाउट इट सप्लाई. तो जैसे कि ब्रिटिशर्स ने एक लॉ बना दिया था कि लाइक कोई इंसान रिजर्व्ड फॉरेस्ट में, द फॉरेस्ट लॉ बैंड देयर मूवमेंट इन द रिजर्व्ड फॉरेस्ट. कोई इंसान रिजर्व्ड फॉरेस्ट में नहीं जा सकता क्योंकि उस पर बैन लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था, उस पर फाइन था, पनिशमेंट थी, ऐसे ऐसे लॉज बना दिए थे. तो जिसकी वजह से जो आयरन स्मेल्टर थे उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी किस चीज़ की? एक तो आयरन ओर भी चाहिए, ऊपर से चारकोल चाहिए भट्टी चलाने के लिए ताकि वो उसको आकार भी दे सकें. तो उनको चारकोल जो था वो मुश्किल से मिलने लगा, जिसकी वजह से उन्होंने मतलब सिंपल कह दिया कि लाइक यार हमें चारकोल ही नहीं मिल रहा तो हम काम कैसे करेंगे. तो वो थ्राइव नहीं कर पाए, वो स्ट्रगल ही नहीं कर पाए इस चीज़ के साथ, क्योंकि जो चारकोल था वो बेसिक इंग्रेडिएंट था स्मेल्टिंग इंडस्ट्री के लिए. तो आयरन स्मेल्टर वर आस्क्ड टू पे हाई टैक्सेस टू द फॉरेस्ट अथॉरिटी. आयरन स्मेल्टर को कह दिया गया कि तुम्हें हाई टैक्स देना पड़ेगा अगर तुम्हें फॉरेस्ट लैंड पे जाना है या वहाँ से कुछ चारकोल उठाना है या लकड़ी लेनी है. चारकोल बनाने के लिए लकड़ी तो चाहिए, तो उस पर उन्होंने हाई टैक्स रख दिए थे. तो पोस्ट 1950 मतलब 1950s में द इंग्लिश स्टार्टेड इम्पोर्टिंग आयरन फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया. उन्होंने आयरन की इम्पोर्टिंग करना शुरू कर दी इंग्लैंड से इंडिया में, जिसकी वजह से इंडियन आयरन स्मेल्टर जो थे वो अपना प्रोफेशन कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें वो महंगा पड़ रहा था, क्योंकि उन्हें वहाँ से भी ड्यूटी देनी थी, इम्पोर्टिंग की भी, वहाँ से भी ख़रीदना था चारकोल लेने के लिए, मतलब लकड़ी लेने के लिए, उस पर भी ड्यूटीज़ देनी थी, उस पर भी टैक्स देना था. तो ये ऐसी ऐसी वजहें बना दी गई थी आयरन स्मेल्टर्स के लिए, इंडियन आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री के लिए, कि उनको डिक्लाइन होना ही पड़ा, उनका डाउनफॉल होना निश्चित कर दिया गया था उनके सामने ही. इन लेट 19th सेंचुरी मैनी फमाइन्स डिस्ट्रॉयड ड्राई ट्रैक्स ऑफ आयरन स्मेल्टर्स. बहुत सारे फमाइन की वजह से, सूखा, भूख, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से उनको अपना ये कारोबार छोड़ना पड़ा, या फिर धीरे धीरे वो खुद ही इस प्रोफेशन से दूर होना शुरू हो गए ताकि वो अपना गुजारा किसी और माध्यम से कर सकें. आयरन इंडस्ट्रीज पोज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द लोकल आयरन स्मेल्टर्स हु वर नॉट एबल टू कम्पीट विद द बिग इंडस्ट्रीज. तो जो आयरन इंडस्ट्रीज थी उन्होंने सबसे बड़ा चैलेंज किसको दे दिया था, सबसे बड़ा धक्का किन पे लगा था? वो थे जो छोटे छोटे व्यापारी थे, जो छोटा छोटा काम करते थे. उन लोगों पे इसका बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया था. क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की वजह से. तो ये था इसका आयरन स्मेल्टिंग का इंडस्ट्री डाउनफॉल क्यों हुआ, मतलब डिक्लाइन क्यों हुआ. सबसे पहली बात की उन लोगों पे ड्यूटीज़ लगा दी गई थी कि आपको चारकोल चाहिए तो आपको ड्यूटीज़ देनी पड़ेंगी, हाई टैक्स देना पड़ेगा. कुछ लॉ ऐसे बना दिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि लाइक कि तुम रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं जा सकते हो जी. और जैसे कि आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री को चाहिए ही चारकोल, उसको एक बेसिक इंग्रेडिएंट्स है उसको तैयार करने के लिए, तो वो उनसे छीन लिया गया. मतलब उन्हें टैक्स देना पड़ा या फिर ड्यूटीज़ देनी पड़ी या फिर बैन ही लग गया था एक टाइप का पहले तो. और कुछ फेमाइंस की वजह से, और ये छोटे छोटे जो थे हमारे आयरन स्मेल्टर जो कि लोहा का काम करते थे या फिर व्यापार करते थे या फिर बनाते थे, उसे शेप देते थे, उन पर भी बहुत बर्डन पड़ने लगा. तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट प्रॉब्लम डिड द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इट्स डेवलपमेंट. ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फेस करनी पड़ी थी स्टार्टिंग ईयर्स में, अपने शुरुआती समय में जब वो डेवलपमेंट की ओर बढ़ रही थी. सबसे पहला जो था वो था कंपटीशन. दे हैड टू फेस लार्ज ब्रिटिश इंडस्ट्रीज हु वर ऑलरेडी देयर इन द मार्केट. उन लोगों को ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को फेस करना था, उनके साथ कम्पीट करना था, क्योंकि उन लोगों ने तो पहले ही सेटअप कर लिया हुआ था अपना सब कुछ. ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ में बहुत सेटअप कर लिया हुआ था, वो तो पहले से ही रेडी थे कि लाइक हाँ हमने तो सेटअप कर लिया, अब तुम्हें बारी देते हैं, तुम कर लो. और उनके साथ कंपटीशन करना तो बहुत मुश्किल था क्योंकि यहाँ पे कुछ बेसिक मशीन्स नहीं थी. इसी के साथ एक्सपोर्ट, इट वॉज अ चैलेंज फॉर देम टू एक्सपोर्ट टू इंग्लैंड ड्यू टू ह्यूज एक्सपोर्ट प्राइजेस. तो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम कर दी थी बट एक्सपोर्ट्स पर ड्यूटी रखती थे.
जब वो यहाँ से भारत से ब्रिटिश नेशन पे लेके जाते थे तब वो ड्यूटी फ्री था, बट जब कुछ भी इंडिया में लाते थे, भारत में लाते थे, तब उस पर ड्यूटीज रख देते थे। तो इसकी वजह से जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, जिनको डेवलपमेंट अभी स्टार्ट ही करना था, जो डेवलप हो ही रही थी, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ या फिर उनको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। और तीसरा रीज़न जो है फेलियर। इंग्लिश कॉटन टेक्सटाइल ousted Indian textiles from its parent markets like America, Africa and Europe। ब्रिटिश नेशन था, इंग्लिश कॉटन टेक्सटाइल से उन लोगों को compete करना था, मतलब कि इंडियन टेक्सटाइल्स को compete करना था इंग्लिश कॉटन टेक्सटाइल से, जिनकी पहले से ही ज़्यादा मार्केट्स बनी हुई थी अमेरिका में, अफ्रीका में और यूरोप में। तो उनके साथ compete करना उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल था। नो बायर्स। जो यूरोपियंस थे वो स्टार्टेड अवॉइडिंग द वीवर्स ऑफ बंगाल, उन्होंने अवॉइड कर दिया था। जो भी वीवर्स थे, लाइक कि जो कारीगरी करते थे बंगाल के, उनको उन्होंने अवॉइड कर दिया था। एंड दे डिड नॉट बाय फॉर देम, वो उनसे ख़रीदते ही नहीं थे, जिसकी वजह से बंगाल के वीवर्स जो थे वो सबसे ज़्यादा हिट हुए थे इस वजह से। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन, व्हाट हेल्प टिस्को एक्सपैंड स्टील प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914। तो टिस्को जो था वो था टाटा स्टील कॉरपोरेशन, टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन, सॉरी कंपनी। तो वर्ल्ड वॉर वन, द वॉर डिमांडेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ आयरन एंड स्टील फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एमुनेशन, विच वॉज अ डिमांड दैट ब्रिटेन हैड टू एंटरटेन। तो जो वर्ल्ड वॉर वन था उसमें सबसे ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में जो प्रोडक्शन होती थी वो होती थी आयरन की और स्टील की। किसके लिए? वो होती थी वेपन्स के लिए, एमुनेशन के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा डिमांडेड थी ब्रिटिशर्स के बारे में, कि ब्रिटेन को चाहिए ही चाहिए भाई, इट इज़ डिमांड, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कर दी थी और एंटरटेन करनी थी, उसको करना था पूरा। तो इसका भी भार बढ़ गया था, तो इसकी वजह से टिस्को जो था उसने एक्सपैंड करना शुरू कर दिया था। तो इसी के साथ इंडियन मार्केट टर्न टू टिस्को, क्योंकि सबसे पहले जो इंडिया में था वो ब्रिटिशर्स या ब्रिटेन के थ्रू आता था माल, जब ये रेलवे लाइन बन रही थी। तो वॉर के दौरान सारा का सारा जो भी आयरन था, जो भी ये सब था, आयरन और स्टील था, उस सब का यूज़ होने लगा सिर्फ एमुनेशन बनाने में या फिर वेपन्स तैयार करने में। तो जो इंडियन मार्केट थी, जहाँ पे रेलवे का काम चल रहा था, रेल्स पर ट्रैक्स का काम चल रहा था, तो वो थोड़ा सा रुक गया। तो इसकी वजह से जो इंडियन मार्केट था, उन्होंने टिस्को की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, कि टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी, उनको कहा कि हमें सप्लाई चाहिए आयरन और स्टील की रेल का काम करने के लिए, ट्रैक्स बनाने के लिए। तो टिस्को बिल्ड शेल्स एंड कैरेज व्हील्स फॉर वर्ल्ड वॉर वन। तो टिस्को ने कैरेज व्हील्स बनाए, शेल्स बनाए, वेपन शेल्स एंड कैरेज व्हील्स फॉर द वर्ल्ड वॉर वन। तो बाय 1919 तक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, दे स्टार्टेड बाइंग 90% ऑफ स्टील मैन्युफैक्चर्ड बाय द टिस्को। मतलब कि 1919 में, 1919 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने 90% स्टील मैन्युफैक्चर्ड जो था वो सारा का सारा टिस्को के ज़रिए होने लगा उनका। तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज पोर्शन ख़त्म होता है। तो किसी को कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो, वो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हम आशा करते हैं आपको ये सारा का सारा चैप्टर समझ आया हो। फिर से हम एक बार डिस्कस करेंगे कि लाइक जो चिंट था, कॉजिस था, कासा था, बंडाना था, जमदानी था, इनका मार्केट जो था, मतलब इन टाइप ऑफ क्लोथ्स का मार्केट जो था वो ब्रिटिश नेशन में, लाइक यूरोप में सबसे ज़्यादा था। और जमदानी जो था वो एक फ़ाइन मसलिन है, सूती कपड़ा है, जो कि ग्रे या वाइट कलर में था। उसके बाद हमारा बंडाना मतलब कि हमारा स्कार्फ वगैरह बांधना, इट इज़ अ हिंदी वर्ड, वहाँ से इसको लिया गया था। अगेरिया, दे वर द कम्युनिटी ऑफ आयरन स्मेल्टर्स, जो कि लोहे का व्यापार करते थे, लोहे का काम करते थे।
तो चिंट चिंट जो आया वो चिंट से आया, CHINT। टीपू की स्वॉर्ड जो थी वो वुड से बनी, वुड स्टील था जो कि साउथ इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड होता था। और साथ में हमारा इंडियन टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट डिक्लाइन कब हुआ? 19वीं शताब्दी में हुआ, मतलब 19वीं सेंचुरी में हुआ। इसी के साथ बेसिक हिस्ट्री जो थी मसलिन की, मोज़ल में अरब ट्रेडर्स के ज़रिए, मतलब कि यूरोपियन ट्रेडर्स ने देखा उसको, तो उसके बाद उसका नाम मसलिन डाल दिया। चिंट जो था हिंदी वर्ड था चिंट, जो कि एक छोटा सा कपड़ा है, मतलब एक पीस ऑफ क्लॉथ है जिस पे फ्लोरल डिज़ाइंस होते हैं। कैलिको, जब पोर्चुगीज़ इंडिया आए थे सिर्फ मसालों की खोज के लिए, तब इन्होंने यहाँ से, भारत से कॉटन टेक्सटाइल लेके चले गए यहाँ से, तो उसके बाद उसका नाम कैलिको डाल दिया। कैलिकट से स्पेन लेके चले गए तो इसका नाम कैलिको डाल दिया। पंडाना मतलब कि ये बांधना का था, एक हिंदी वर्ड था जो कि स्कार्फ वगैरह के लिए या फिर प्रिंट वगैरह होते थे गर्दन पे बांधने के लिए या फिर माथे पे बांधने के लिए। उसके बाद हमारे ये वूल एंड सिल्क प्रोड्यूसर्स ने, जब इंग्लैंड के प्रोड्यूसर्स ने प्रोटेस्ट किया इंपोर्ट्स ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स पे, तो क्यों किया था? क्योंकि इंडिया का जो टेक्सटाइल था, माल था, जो वो ज़्यादा बिक्री होता था, उसका रेपुटेशन था, उसका काम था, तो वो नहीं चाहते थे कि वहाँ का कपड़ा, वहाँ का माल जो है वो यूरोप में, जो इंग्लैंड में, वो बिक्री हो। इसी के साथ डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज़ इन ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स इन इंडिया। ब्रिटिश इंडस्ट्री जो थे, ब्रिटेन की जो कॉटन इंडस्ट्री थी, उन्होंने कैसे इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स को इफेक्ट किया। ठीक है जी। इसी के साथ वाई डिड द आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री डिक्लाइंड इन द इंडिया 19वीं सेंचुरी? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने लॉ बना दिए थे कि लाइक कोई भी इंसान रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं जाएगा, और आयरन स्मेल्टर्स के लिए सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट था उनके काम के लिए, वो था चारकोल के लिए उन्हें लकड़ी चाहिए थी, लकड़ी के लिए उन्हें फॉरेस्ट में जाना ज़रूरी था, तो उस पर लॉ ही बना दिया था। उसकी वजह से आयरन स्मेल्टर को हाई ड्यूटीज़ देनी पड़ी, हाई टैक्सेस देने पड़े थे, ताकि वो फॉरेस्ट अथॉरिटी को दे सकें, ताकि वो वहाँ से लकड़ी ले सकें और उसका चारकोल बना सकें। तो इसकी वजह से कुछ फेमाइंस थे, और लोकल जो आयरन स्मेल्टर्स थे उन पे ऊपर सबसे ज़्यादा बर्डन हो गया था, वो सबसे ज़्यादा हिट हो गए थे इसकी वजह से। तो इसी के साथ और था हमारा कि लाइक कि कॉटन टेक्सटाइल्स वाला, ये नहीं था, सॉरी। तो प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ी थी इंडियन टेक्सटाइल को अपने शुरुआती समय में, जब वो डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे थे, तो सबसे पहला था उनका कंपटीशन बहुत था। उनको इंडियन टेक्सटाइल को ज़्यादातर इंग्लैंड में भी और इंडिया में भी, दोनों जगह कम्पीट करना था। एक्सपोर्ट पे था, उनको काफ़ी ज़्यादा हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ देनी पड़ती थी, प्राइजेस देने पड़ते थे। फेलियर क्यों था? फेलियर ये था कि लाइक पहले से ही जो इंग्लिश के थे, जो इंग्लिश कॉटन को था, उनकी मार्केट पहले से ही वेल एस्टेब्लिश थी अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में, और साथ में ही कि लाइक कि यूरोपियंस ने अवॉइड कर दिया था बंगाल वालों से, मतलब कि इंडियन टेक्सटाइल जो भी था उनसे ख़रीदना। तो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा हिट जो हुए थे वो बंगाल के लोग हुए थे, बंगाल के वीवर्स हुए थे। तो टिस्को ने कैसे हेल्प की थी आयरन स्टील इंडस्ट्री में, स्टील प्रोडक्शन में ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? क्योंकि वर्ल्ड वॉर के दौरान या उससे पहले जो आयरन और स्टील्स आता था वो सब ब्रिटेन से आता था, और ब्रिटेन वाला जो था वो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान सबसे ज़्यादा उनसे, मतलब कि आयरन शेल्स, मतलब एमुनिशन वगैरह उस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया। तो जो इंडिया में रेलवे नेटवर्क्स जो बन रहे थे, तो उसमें टिस्को के साथ अपना हाथ मिलाया ताकि वो लोग प्रोड्यूस कर सकें। और इसी के दौरान, इसी के साथ 1919 तक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने थी, उन लोगों ने 90% जो स्टील था वो टिस्को से लेना शुरू कर दिया। तो धन्यवाद। प्रश्न हो या फिर कोई भी आपका कमेंट हो या कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको और ज़्यादा जानकारी दे सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।